नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। जापान के यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से लखनऊ में मुलाकात की। बैठक में जापान की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यूपी के युवाओं को लाभ पहुंचाने और निवेश को लेकर चर्चा हुई। हालांकि एमओयू पर हस्ताक्षर अभी बाकी है। मंत्री उपाध्याय ने इसे राज्य के युवाओं और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, हायर एजुकेशन आपके पास है। यामानाशी प्रांत के जो प्रतिनिधि मंडल थे उससे आपने कल मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है कि जो जापान की टेक्नोलॉजी है एजुकेशन उसको यूपी में लाया जाएगा, तो कितना फ़ायदा होगा यूपी के युवाओं को? देखिए, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 माननीय योगी जी के दिशा निर्देश में हम लोग लेकर आए हैं। उसमें यही प्रावधान है, दो खास तौर से। एक तो जहाँ जहाँ जिस जिले में असेवित हैं विश्वविद्यालय की सेवा से, वहाँ पर विश्वविद्यालय खोलने के लिए इंसेंटिव्स देना अपने देश की संस्थानों को, और विदेश के संस्थान यदि आते हैं तो उन लोगों को भी यहाँ पर प्रोत्साहित करना और उनको आमंत्रित करना। इस तरीके से कल जापान का प्रतिनिधिमंडल आया था, उनसे इस सिलसिले पर बात हुई। हमने विस्तार में उनको उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 के बारे में बताया। तो पहले चरण में तो ये तय हुआ है, जो अभी वर्बली तय हुआ, बाद में लिखित सब होगा एमओयू वगैरह, कि हमारे यहाँ से बच्चे वहाँ जाएंगे उस एजुकेशन को लेने जिस तकनीक का हमारे हिंदुस्तान में अभाव है, जैसे हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का। ये टेक्नोलॉजी में आज जापान विश्व में सर्वोच्च है, और उन लोगों को वो निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। और बल्कि यहाँ तक उसमें हुआ है, बातचीत में आया है कि यहाँ के परिवारों की मेडिकल सेवा और मेडिकल रिक्वायरमेंट को पूरी जापान पूरी करेगा। और वहाँ से हमारे यहाँ पर कल्चरल ज्ञान, क्योंकि बौद्ध सर्किट हमारे यहाँ है, बौद्ध की का ज्ञान हमारे यहाँ पर है, और अन्य इस प्रकार की जो सांस्कृतिक चेतना वाली शिक्षाएं वो लेने आएंगे। प्रथम चरण में तो ये होगा, अगले चरण में हम उनको यहाँ पर लाएंगे। इससे उन गरीब छात्रों का जो विदेश में उन एजुकेशन को लेने नहीं जा सकते थे या ऋण लेके जाते थे, उनका फ़ायदा होगा जब हिंदुस्तान के अंदर ही वो शिक्षा आ जाएगी। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश अब शिक्षा का हब बनेगा, जहां उत्तर प्रदेश का छात्र देश के अन्य भागों में या प्रदेश के अन्य भागों में जाता था, अब अन्य पूरे प्रदेश के लोग और विदेश के लोग उत्तर प्रदेश में आएंगे। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा का हब बनेगा। बिल्कुल, आपने सही बात कही कि उत्तर प्रदेश एजुकेशन के मामले में हब बनता जा रहा है। एक बड़ी बात यह है कि आप हायर एजुकेशन से जो है, जब जापान के एजुकेशन से उनको लैस कराना चाह रहे हैं, लेकिन आमतौर पे एक दर्द होता था माँ बाप का कि वो लोन लेके खेत बेच के बच्चों को विदेश भेजते पढ़ाई करने के लिए। आज वही शिक्षा आप यूपी में उन युवाओं के लिए लेके आ रहे हैं, तो माना जाए कि माँ बाप का दर्द कम होगा। उस दर्द को आपने समझा जिस तरह का प्रयास हुआ? देखिए, माँ बाप का एक तो दर्द ये कि लोन लेकर किसी भी तरीके से येन केन प्रकार उनको भेजते थे, और दूसरा एक दर्द होता था, कई उसमें से ऐसा देखने में आता था कि जो लोग विदेश पढ़ने गए वह विदेश में ही बस गए, यहाँ माँ बाप अकेले रह गए। तो एक ये पारिवारिक पीड़ा भी है इसके पीछे। वो पारिवारिक पीड़ा उनको ना हो, यहीं पर वो एजुकेशन लें, उस हायर एजुकेशन को जिसके लिए विदेश जाते हैं। और विदेश के लोग अब हमारे यहाँ के शिक्षा देंगे। हमने उनको यहाँ बुलाया है, अब विदेश नहीं, विदेश उत्तर प्रदेश में आएगा। बहुत सही कई बात है सर, यानी कि हायर एजुकेशन के साथ साथ निवेश भी आएगा, माना जा सकता है। रोजगार के अवसर मिलेंगे, कारोबार मिलेगा। जब विदेश के लोग यहाँ पर आएंगे, अपनी यूनिवर्सिटी खोलेंगे या किसी यूनिवर्सिटी से टाई अप करके अपना डिपार्टमेंट खोलेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर रोजगार के भी अवसर मिलेंगे और कारोबार भी लोगों का बढ़ेगा। आम व्यक्ति को एक रोजगार का अवसर मिलेगा, जैसे चाहे चाय वाला हो, कैंटीन वाला हो, रिक्शे वाला हो, टैक्सी वाला हो, उन सबको एक अवसर मिलेगा। जाहिर सी बात है, आप योगेंद्र उपाध्याय जी हैं, जिनका साफ कहना है कि जो यूपी के युवा हैं उच्च शिक्षा से, यानी खास तौर से जापान की जो शिक्षा है उससे लैस तो होंगे ही, साथ ही इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और युवाओं के साथ साथ जो और भी तरह के छोटे मोटे रोजगार हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।
अजय राय ने योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह प्रदेश में कानून व्यवस्था, भाईचारे और अपनापन को खत्म करने के में लगी है। उन्होंने बताया कि बहराइच, संभल और कुशीनगर में बिना किसी कारण के मदनी मस्जिद को तोड़ने का प्रयास किया गया है, जबकि उच्च न्यायालय का स्टे था। 8 तारीख को स्टे खत्म होती है और बुलडोजर से मस्जिद को गिराया गया, जिसमें मदरसे की धार्मिक पुस्तकें भी नष्ट हो गई हैं। राय ने यह भी कहा कि सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए जानबूझकर यह कदम उठा रही है और योगी जी के इशारे पर विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। आज जो इशू है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था, भाईचारे और जो एक अपना प्यार, अपनापन एक प्यार है इस प्रदेश और देश के अंदर एक भाईचारे का, उसको ये योगी सरकार पूरी तरीके से खत्म करने पर, उसको बर्बाद करने पर लगी। जैसा आपने देखा होगा कि पहले बहराइच से ये भाईचारे और प्यार और एक अपनेपन की बात को तोड़ने का काम बहराइच से शुरू किया इस सरकार ने। दूसरा इन्होंने संभल में किया और तीसरा अभी 9 तारीख को कुशीनगर के हाटा नगर पालिका परिषद के अंदर एक मदनी मस्जिद बिना किसी कारण, बिना किसी बात पे उस मस्जिद को तोड़ने का और डिमोलिश करने का पूरा काम करने का प्रयास किया। माननीय उच्च न्यायालय के स्टे के बावजूद 8 तारीख तक वो स्टे था उस मस्जिद पे, उस जगह पे, उस जमीन पे, और उस स्टे 8 तारीख को जैसे 12 बजे स्टे वो खत्म होता है, अगले दिन संडे था और तुरंत आनन फानन में दर्जनों बुलडोजर को लगाकर इन लोगों ने उस एक पवित्र स्थान को डिमोलिश करने का प्रयास किया। आप और उसका मैं आपको ये वीडियो दिखा सकता हूं। ये दर्जनों बुलडोजर लगाए गए हैं और इस मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। ये अत्याचार, अन्याय, ये फेल योगी सरकार टोटल फेल है। कैसे अपनी चीजों को डाइवर्ट करना, कैसे लोगों को भ्रमित करना, इस पे यह सरकार काम कर रही है। और उसके अलावा और इनके जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे नेता से लेकर हमारे सभी लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। धन्यवाद। जो आटा में जो इसको वीडियो वायरल हो रहा है, क्या आपको लगता है कि जो कुंभ में जिस तरीके से सब कुछ प्रशासन में फेल और जिस तरीके से बदल होती जो हादसे हुए उससे डाइवर्ट करने के लिए ये बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मैंने पहले ही कह दिया था कि ये पूरी सरकार फेल है, हर तरफ से फेल है, कानून व्यवस्था के नाम पे फेल है। आप देख सकते हैं कुंभ में जिस तरीके की आज चीज़ें चली हैं, हम सब लोग कुंभ में आए, सभी अपने साथियों का, भाइयों का, सभी दर्शनार्थियों का, स्नान करने वालों का अमृत महोत्सव में सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पर जिस प्रकार से ये सरकार फेल हुई पाने के लिए ये सारी हथकंडे अपना रही है,
और जिससे कि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो, लोगों को बांटा जाए, लोगों को डिवाइड किया जाए। और मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि जिस दिन 28 और 29 तारीख को प्रयागराज में भगदड़ हुआ, उस दिन वहाँ हमारे सभी विशेष रूप से हमारे मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी समाज, हमारे पूरे सिख समाज, ईसाई समाज, जितने भी हमारे माइनॉरिटी समाज के, जैन समाज, हमारे जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने पूरे प्रयागराज में अपने सारे दरवाजे खोल दिए, गुरुद्वारे के दरवाजे खोल दिए, मस्जिद के दरवाजे खोल दिए, सारे चर्चेस के दरवाजे खोल दिए, मदरसे के दरवाजे खोल दिए। सब लोगों ने सबका साथ दिया, सहयोग किया, ताकि कोई भी और आगे कोई बड़ी दुर्घटना न हो। इसलिए पूरा समाज, सर्व समाज खड़ा रहा। उसी चीज को पूरी तरीके से बांटने की तैयारी में ये सरकार काम कर रही है, और ये कांग्रेस पार्टी के रहते हमारे कार्यकर्ताओं के रहने हम नहीं होने देंगे। एक लोग अरे मैं कल हो गया है। राज्यसभा में सरकार द्वारा वक्फ संशोधन बिल पेश किए जाने पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह बिल शिया समुदाय के धार्मिक और कानूनी अधिकारों के खिलाफ है और इसकी निंदा की। मौलाना अब्बास ने इस बिल के प्रस्तावों को शिया समुदाय के हितों के लिए नुकसानदेह बताते हुए सरकार के पुनः विचार करने की अपील की। आज लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश कर दिया गया है, मगर बड़े अफसोस की बात है कि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि सारे इख्तियारात में कटौती की गई है। कलेक्टर के इख्तियारात, जिला मजिस्ट्रेट के इख्तियारात को बढ़ाया गया है, और ये मालिक वक्फ जो है मालिक खुदा, माल इमाम, माल रसूल है। और जिस तरीके से औकाफ को तबाह व बर्बाद किया जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा मुल्क हो, हमारे शिया समुदाय के ज़्यादातर औकाफ हैं पूरे मुल्क में बिखरे पड़े हैं। लिहाजा मैं इस सिलसिले में एक लीगल सेल की एक मीटिंग करूंगा वक्फ के जानकारों की, जो बाकायदा इसको देखें, और देखने के बाद में ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करके अगर कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ा तो कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे, क्योंकि ये हमारा कौमी मसला है, हमारा औकाफ है। हमारे बुज़ुर्गों ने वक्फ किए हैं कि यहाँ को बरादारी हो, यहाँ मजलिसें हो, यहाँ मातम हो, यहाँ इबादत हो, यहाँ नमाज रोज़ा हो। और सवाल ये है कि आप इख्तियारात को हमारे छीनते चले जा रहे हैं, हाथों को काटते चले जा रहे हैं, बजाय इसके कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है जिस तरीके से आया था उसके अंदर और इख्तियारात को बढ़ाना चाहिए था। बढ़ाने के अलावा आपने इख्तियारात में कमी दर कमी कर दी है। लिहाजा इसके ऊपर ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी में हम इस मामले को रखेंगे, और हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे समुदाय के लिए, शिया समुदाय के लिए जो बेहतर होगा, इंशाअल्लाह उसके ऊपर अमल किया जाएगा। विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान वॉकआउट किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह रिपोर्ट पक्षपाती और एक तरफा है और समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए असहमति नोटिस को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह बिल केवल शुरुआत है और जल्द ही सरकार अन्य धर्मों की ज़मीनों पर भी कब्जा करने के लिए बिल लाएगी। कांग्रेस सांसद डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने आरोप लगाया कि जेपीसी ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया और असहमति नोट्स के महत्वपूर्ण हिस्से को दबा दिया गया। लोगों ने वॉकआउट किया है। आपने देखा किस तरह से इंडिया गठबंधन ने वॉकआउट किया। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जेपीसी का जो भी सजेशन था, अपोजिशन के जो लीडर्स थे वहां पर, उसमें बहुत ज्यादा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। आज उसे ले किया गया है, इसका हम सभी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज जिस तरह से वक्फ बोर्ड के जमीन की तरफ सरकार की नजर है और जिस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, कल के डेट में यही चीज गुरुद्वारा के साथ भी हो सकता है,
है उनकी प्रॉपर्टी पर। यही चीज़ क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो चर्चेज हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है जिसमें वो सोशल वर्क वगैरह भी करते हैं, बहुत सारा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, उस पर नज़र पड़ सकती है, मंदिरों पर पड़ सकती है। आप देख रहे हैं जिस तरह से पोर्ट और एयरपोर्ट वगैरह को प्राइवेट के हाथों दे दिया जा रहा है, जिससे देश में जो अराजकता और असमानता व्याप्त हो गई है, अमीरी गरीबी का, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें शक है, हमें संदेह है कि इस तरह का ही कोई इस तरह की मंशा है जिसकी वजह से इस तरह से पहली बार संसदीय परंपरा का निर्वाह नहीं करते हुए जेपीसी में इस तरह से किया गया। जो अपोजिशन के लीडर्स थे उनके सजेशन को नकारा गया और जो कुछ भी हुआ अभी हमारे लीडर्स ने उसको विस्तार से बताया है, रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मैं इसका विरोध करती हूँ। देखिए, मैं जेपीसी का मेंबर था। बड़े अफसोस की बात है, विपक्ष के सदस्यों ने जो अपना डिसेंट नोट दिया, जो उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, उनका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। ये आपने मजाक बना रखा है जेपीसी रिपोर्ट को। भाई, जो आप हमारी राय से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग पार्टियों को अपनी राय देने का हक है। आप उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? और याद रखिएगा, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ये आज शुरुआत है, आगे गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, ये मंदिरों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, चर्चों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे और सारी जमीनें कब्जा करके अपने दोस्त अडानी और चंद पूंजीपतियों को देंगे। Biased है, वन साइडेड है, इट इज फॉर द बिल एंड इट इज बाय द गवर्नमेंट साइड। इसमें पूरी प्रोसीजर्स, कंप्लीटली जो प्रोसीजर्स फॉलो करना है, पूरी जेपीसी मीटिंग में प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए। नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया अपनी बात रखने के लिए। 97-98% ऑफ द स्टेक होल्डर्स अपोज दिस बिल। कुछ लोग जो ये नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाए थे वो लोग सिर्फ इसको सपोर्ट किए हैं। मीटिंग्स के मिनट्स हमें दिए नहीं गए। विटनेसेस जो आए थे उनके जो रेस्पॉन्सेस, उनको जो सवाल पूछे थे वो हमें प्रोवाइड नहीं किए गए। प्रेजेंटेशंस उनके हमें टाइम पे नहीं दिए गए। जेपीसी मेंबर जब स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स हो गए थे, जेपीसी मेंबर्स को आपस में जो बैठ के बात करके तय करना है इश्यूज पे, उस पे डिस्कशन नहीं हुआ। की इश्यूज जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्टेट लॉस वर्सेस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स थे, जो मेन इशू है वक्फ बोर्ड में या वक्फ बिल में, उसको डिस्कस नहीं किया गया। और की विटनेसेस इंक्लूडिंग फॉर्मर माइनॉरिटी अफेयर्स चेयरमैन जिनके टाइम पे अमेंडमेंट लाया गया था, उनको भी नहीं बुलाया गया। हम लोग बोलते रहे कि कई इंपॉर्टेंट विटनेसेस आना, उनको बुलाया नहीं गए। उसके बाद में जब जेपीसी रिपोर्ट बनाई गई, डिसेंट के लिए बहुत कम टाइम दिया गया, उसके बावजूद हम लोगों ने डिसेंट नोट वहां पे सबमिट किए थे। की पार्ट्स ऑफ द डिसेंट नोट, राज्यसभा मेंबर्स के और लोकसभा मेंबर्स के भी की पार्ट ऑफ द डिसेंट नोट को रिडैक्ट किया गया है, पब्लिक डोमेन में है, ब्लर किया गया है। जब हम लोगों ने ये बात उठाई वहां पे, तो मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स ने वहां पे झूठ बोला। ये बोला कि हम लोग कुछ भी रिडैक्ट नहीं किया है, जबकि पब्लिक डोमेन में है। इसको हमने डिमांड किया है कि वो ऑथेंटिकेट करें कि रिडैक्ट नहीं किया गया। हम लोगों ने ऑलरेडी चेयरमैन को मिलकर, जो 4 मेंबर्स थे राज्यसभा में, जो जेपीसी के अपोजिशन मेंबर्स थे, हम लोगों ने 4 लोग मिलकर उनको हमारा मेमोरेंडम, हमारा कंप्लेंट हम लोगों ने उनको दिया है, हाउस में भी दर्ज किया है। ये कंप्लीटली बायस्ड रिपोर्ट है। ये अलग अलग बोर्ड्स के, आज वक्फ बोर्ड है, कल गुरुद्वारा का रहेगा, परसों क्रिश्चियन कम्युनिटी का रहेगा, फिर मंदिरों का रहेगा। ये जो जमीनें हैं ये बोर्डों से छीनना चाह रहे हैं, और छीन के किसको देते हैं, कैसा देते हैं, कैसा अपने मित्रों को ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, आप तमाम लोगों को पता है। सुबह में हम लोकसभा के एमपीज का ग्रुप जाकर स्पीकर साहब से मिला, जिसमें राजा साहब, कल्याण बनर्जी साहब, इमरान मसूद, डॉक्टर जावेद गोगई साहब और मैं था। हमने स्पीकर साहब को बताया कि हमारे जो डिसेंट नोट में कई पेजेस और पैराग्राफ्स को रीडैक्ट कर दिया गया है। तो स्पीकर साहब वाज वेरी काइंड इनफ, बहुत उन्होंने फौरन एसजी को बुलाया और कहा कि इनके साथ आप लोग बैठिए और देख लीजिए, रूल्स जो परमिट करता है उसको इंक्लूड करिए और जो नहीं करता है मत करिए। तो हम लोग बाद में पार्लियामेंट लाइब्रेरी में पूरे लोकसभा एमपीज बैठे और हमने बताया कि जो पोर्शंस को रिडैक्ट किया गया है, जो रूल्स के खिलाफ नहीं, उसको इंक्लूड करना चाहिए। तो हमारे जितने एमपीज थे वहां पर, उनके डिसेंट रिपोर्ट से हम बैठे और तकरीबन जो पेजेस या लाइंस या पैराग्राफ रिडैक्ट थे वो इंक्लूड हो चुके हैं और स्पीकर ने कहा कि 2 बजे इसको लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी जो मीटिंग स्पीकर साहब के साथ हुई और सब्सिक्वेंटली जो जॉइंट वर्किंग कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी के साथ हुई, हमारे जो
एतराज़ात थे उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। हाँ, जो पैराग्राफ्स में कमेटी के वर्किंग के ऊपर एक्सप्रेशन है वो तो रूल के खिलाफ है, उसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि जब रिपोर्ट 2 बजे पेश होगी लोकसभा में, जो हमने जो बताया है उसको इंक्लूड करते या नहीं करते तभी पता चलेगा। मगर हमने मीटिंग की जिसमें मैं था, राजा साहब, गोगोई साहब, कल्याण बनर्जी, इमरान मसूद, डॉक्टर जावेद, तो ये हुआ है। आप लोग सर पेश होने देंगे बिल्कुल राज्यसभा में? जब पेश हुआ ये देखिए रिपोर्ट तो देखिए, जब मैं ही तो कह रहा हूं आपको कि लोकसभा स्पीकर साहब से हमारी सुबह मुलाकात हुई, स्पीकर साहब ने बुलाकर एसजी को सेक्रेटरी जनरल कहा। उसके बाद पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में हम तमाम लोकसभा मेंबर जो स्पीकर साहब से मिले, वहाँ बैठे, जॉइंट सेक्रेटरी से बातचीत की, और जैसा मेरा जो था, मेरा बता रहा हूँ आपको, जिसमें कम से कम 8 से 10 पेजेस मेरे रीडैक्ट थे, उसमें से मेजर इंक्लूड हो चुका है। जो कमेटी के ऊपर एक्सपर्शंस था उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। हमने कहा भाई जो दूसरे चीजें जो थी, जो फैक्चुअल है, उसको तो इंक्लूड करना चाहिए, तो उसको उन्होंने कहा कि ठीक है, उसको इंक्लूड करेंगे। सर, अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।